दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट ट्रेनर, ऑथर। आज आपको मिलाना चाहूंगा बहुत ही खास पर्सनालिटी से। ये जो दो पर्सनालिटीज आपके सामने है, ये बिलोंग करते हैं गुजरात से, सूरत से। और मैं इनके बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा और फिर इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारी जितनी भी ऑडियंस है 22 देशों से जो हमें देख रही है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर रही है, और आने वाले हमारे रियल एस्टेट गेम चेंजर की बुक में इनका इंटरव्यू छपने वाला है। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कौन है ये दो ऐसी शख्सियत जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा काम किया। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रघुवीर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जी.आर. असोटारिया सर और चंदू भाई कुराट। ये दोनों पार्टनर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की सूरत में, और इसके साथ साथ ये वराचा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 1995 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। 27 साल की इनकी लंबी जर्नी में इन्होंने 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट सूरत में लोगों को डिलीवर किए। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए। इन्हें अवार्ड से नवाजा गया कि बेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन सूरत इन्होंने बनाया, बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग इन सूरत इन्होंने बनाया, और बेस्ट बिल्डिंग इन सूरत का भी अवार्ड इन्हें है। तो ऐसे दो प्रैक्टिकल लोगों से हम आपको मिलाना चाहते हैं। तो पूरा देर तक आप जमे रहिए, इनकी बातों को सुनिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ और आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जी.आर. असोटारिया जी और चंदू भाई कुराट। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला। और आप दोनों हमारे ऑडियंस को, भारत के लोगों को, रियल एस्टेट के आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें आज बताने वाले हैं। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। हम जानना चाहते हैं बचपन से, कि मतलब आप एक एक करके भी जवाब दे सकते हैं कि आपकी स्कूल, फिर कॉलेज लाइफ, और कैसे आपने रियल एस्टेट में एंट्री की। ये जर्नी को हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। मैं एक्चुअली बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे एजुकेशन अहमदाबाद भेजे एचएल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन गुजरात। इसमें से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया। शुरू से इंटरेस्ट तो था ही रियल एस्टेट में। जब हम स्टडी करते थे हॉस्टल में, तब से हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि व्हाट आर द पीपल आर डूइंग इन रियल एस्टेट। एट द टाइम ऑफ एजुकेशन भी हम स्टडी कर रहे थे कि भाई रियल एस्टेट में लोग कैसे काम करें। तो पहले तो इंटरेस्ट तो था ही। सीए किया, जिसके बाद प्रैक्टिस किया 90 से 97 तक, और 97 से साइड में रियल एस्टेट का काम चालू किया, और 2006 से फुल फ्लेज में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैं चंदू भाई कुराट, रघुवीर बिल्डर। और हमारे यहाँ क्या है कि वर्क ऑफ डिवीजन है, हर एक अलग अलग। तो मैं मार्केटिंग का विभाग संभालता हूँ। जैसे असोटारिया जी सीए है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं पूरा, ऐसा समझो ना कि 90, मैं तो एक्चुअल में 86 से ये काम कर रहा हूँ। पहले असोटारिया जी हमारे सीए थे, बाद में वो हमारे साथ जुड़ गए। तो उसको भी ऐसा लगा कि रियल एस्टेट एक अच्छा डेवलपमेंट का माध्यम है। तो हमारी एक पूरी टीम बना के हम अभी अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपके ग्रुप के बारे में सुना है, पढ़ा है, पर हम आपसे जानना चाहते हैं डिटेल में कि अभी हमारे कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, और आने वाले समय में आपके क्या प्लान है। हमने मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया। अभी हमारा एक्चुअली 8 प्रोजेक्ट चल रहा है, 4 कमर्शियल और 4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। टोटल मिला के एट प्रेजेंट हमारा जो काम चल रहा है अराउंड 90 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का काम चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक बात को समझिए, 90 लाख स्क्वायर फीट, 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट, 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये जो ह्यूज एक्सपीरियंस अभी आपको मिलने वाला है अगले 30-40 मिनट में, बने रहिए, समझिए। हम जरूर आपको बताएंगे कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ से निकल कर आती है वो 2-3 साल के कोर्सेज से भी ज्यादा है, कि कैसे इन्होंने इतने साल इतने अच्छे से कंपनीज को मैनेज किया। दोस्तों रियल एस्टेट वो फील्ड नहीं है जहां लोग सालों टिकते हैं। यहाँ बहुत कम एथिकल ऐसे सुपर हीरोज होते हैं, और यही है भारत के रियल सुपर हीरो। इन्होंने ना जाने कितने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिया है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है, इनडायरेक्ट वेंडर्स को एम्प्लॉयमेंट। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी हमारा कितना स्टाफ है जो रेगुलर काम कर रहा है, वेंडर्स, लेबर्स, एक अप्रोक्सीमेट कितने लोग हमारे प्रोजेक्ट पे काम? वेंडर्स और लेबर्स तीनों तो हमारा मोर देन 3000 होगा, 3000 पीपल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फुल टाइम एम्प्लॉय सर कितने काम कर रहे हैं? फुल टाइम 200। 200, सुपर। सर मैं आपको
हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूंगा। बात को समझिए, भारत में एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर है जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो वो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर है। 200 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 3 से 4 हजार लोगों को, वेंडर्स और लेबर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम देना, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो इतने सारे लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना पड़ा। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि रियल एस्टेट गेम चेंजर, इसका पर्पस एक ही है कि आने वाले 10 साल में भारत में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करे, कोच करे, ताकि भारत में अगर एक एंटरप्रेन्योर भी 40-50 लोगों को भी जॉब दे सके तो 40 से 50 लाख नए जॉब भारत में क्रिएट होंगे। और वो पॉसिबल होगा इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की प्रैक्टिकल चीजों को समझ के, उसे जान करके कैसे इन्होंने इतने साल में इतना अच्छा काम किया, क्या ऐसी चीजें थी जिसपे इन्होंने ध्यान दिया। सर, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आप इतना अच्छा काम सूरत में कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटर होता है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। आप किससे इन्फ्लुएंस होकर इस फील्ड में आए, या आप किसे बहुत मानते हैं? हम एक्चुअली जनरल बिल्डर की तरह हमारा काम नहीं करते हैं। हमारा एक ही गोल है कि लाइफ में आदमी एक ही बार घर लेता है। जनरल बिल्डर बेचने के लिए मकान बनाता है और रघुवीर रहने के लिए घर बना रहा है। तो घर एक ऐसी चीज है कि आदमी लाइफ में 1 या 2 बार ही लेता है। तो वो 1 रुपया खर्च करेगा तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम 2 रुपया का तुष्टि देंगे। तो ये थॉट पे हम काम कर रहे हैं। हमारा ये सोच है कि हमारा परिवार ये कितना बड़ा हो जाएगा तो हमको कोई होर्डिंग लगाने की, अगर तो कोई मार्केटिंग, दूसरे ब्रोकरेज के थ्रू कोई मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम आफ्टर सेल सर्विस चलाते हैं। कोई भी मानो कि हमारे यहाँ घर लेता है, उसको कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है, शुरू में तो क्या ड्रेनेज का, लाइटिंग का छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम रहता है, तो हम कंप्लेंट रजिस्टर रखते हैं वहाँ पे आदमी कंप्लेंट लिखाता है, हमारा आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कॉस्ट मतलब सॉल्व करके देता है। तो इनसे क्या होता है कि हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है। तो ये हम वो बेच पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट नहीं है कि हम जाहिरात करके बेचते हैं। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि लाइफ में आदमी 1-2 बार जो प्रॉपर्टी लेता है, उनको जितना मैक्सिमम संतोष करेंगे तो वो हमारे प्रति इतना वफादारी से काम करेगा। बहुत बढ़िया। देखिए कितना जबरदस्त कहा इन्होंने कि बाकी लोग बेचने के लिए फ्लैट या घर बनाते हैं, ये फ्लैट या घर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं इनके कस्टमर लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम वहां रहे, इनसे जुड़े रहे। तो रहने के लिए घर बनाते हैं, ये बेचने के लिए घर नहीं बनाते। इनका घर इतना अच्छा होता है कि लोग रहने के लिए लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आगे बढ़ना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा मानते हैं कि लीडरशिप और लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी। आप दोनों ने एज ए लीडर स्टैंड किया और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। सो इतने सालों में आपकी लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या रही? कैसे आप इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं? क्या आपने ऐसा अलग किया जो आपको लगता है कि ये आपके अंदर आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है आप दोनों का, जो ये डिफरेंशिएटर है, ये किसी के अंदर बहुत कम देखने मिलता है? ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? लीडरशिप में हम क्या मेन चीज है कि हमको पहले तो ऐसा है कि एक तो हम साहस करते हैं, साहस करने का धैर्य रखते हैं कि भाई साहस तो, ये बिल्डर बनना है तो आपको तो साहस करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज है यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। 4M बोलते हैं ना, मार्केटिंग मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेज करना है, मैन को मैनेज करना है, वो हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। दूसरा, नई नई चीज करते रहना। आपने एक नई चीज आपको बता दो, आप PhD है रियल एस्टेट में, आपने ये सुना है कभी कि कोई आदमी कितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, 10 टावर हो, 20 टावर हो, RO वाटर से कंस्ट्रक्शन हो सकता है? हम लोग ये तो नहीं सुना सर। तो हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था, वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर प्रोजेक्ट्स विद RO वाटर। कहीं पे भी सॉल्टी वाटर है तो वाटर का हम टेस्टिंग कराते हैं, तो हम कंप्लीट RO वाटर से कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का मेन इश्यू होता है ना, आपको पता होगा, वो सीलन आता है, करता है, तो हम RO वाटर से, वी आर द फर्स्ट इन इंडिया जिसने RO वाटर से कंस्ट्रक्शन किया। ऐसे हम नया नया तरीका ढूंढते और हमारी टीम को हम लीड करते। देखो, कैश फ्लो मैनेजमेंट करने का, सेल्स का मैनेजमेंट करने का, अलग अलग तरीके से हम टीम को मैनेज करते हैं। और मेन चीज ये की है लीडरशिप में, कंस्ट्रक्शन में आपको साहस करना पड़ेगा। हम तो जंगल में काम करते हैं, जंगल में मंगल करना है, यही हमारा काम है। दूसरी बात ये है कि डेवलपर्स किसको बोलते हैं कि जो जंगल में मंगल करे, क्योंकि जनरल पब्लिक वर्तमान की दृष्टि से देखती है और डेवलपर 10 साल आगे का सोचता देखता है। तो नया डेवलप जो एरिया होता है वहाँ पे हम जमीन पहले से लेके रख देते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलता है, रोड रास्ता भी चौड़ा मिलता है, पुराने उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कर रहे हैं आगे।
बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी बात कही आपने कि आप इंडिया में, मुझे लगता है वर्ल्ड में ऐसे पहले होंगे जो आरओ वाटर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म लाइफ रहे आपके कंस्ट्रक्शन की, और जो प्रॉब्लम्स आती है कस्टमर को वो ना है सॉल्टी वाटर की वजह से। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है एज अ लीडर, जैसा आपने कहा, और इतनी बड़ी बात आपने कह दी बहुत कम शब्दों में कि एज अ लीडर आप हर चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका कस्टमर, आप एक स्पेशल कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट चलाते हैं। ये सब चीजें ही है जिसकी वजह से आज आपको, और दूसरा साहसी बनना, बहुत बड़ी बात है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बिना कोई एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्डर ही होता है जो 5 साल 10 साल बाद का सिनारियो देख के कोई जगह लेता है, उसे डेवलप करता है। जब लोग नए नए उस जगह पे आते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो डेवलपमेंट होता है, आजू बाजू की विसिनिटी डेवलप होती है, तब जाकर ही वो प्रोजेक्ट उतना रंग लाता है और लोगों को रिटर्न्स पे मिलते हैं, रहने के लिए अच्छा घर भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न मिलता है। बहुत बहुत सर, बहुत प्रैक्टिकल और अच्छे जवाब आपने अब तक दिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एज अ लीडर खुद का परफॉर्मेंस मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप 2 पार्टनर इतने साल से बिजनेस चला रहे हैं, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी एनर्जी, सबको अच्छे रखने के लिए कुछ ऐसे रिचुअल पैटर्न्स लोग फॉलो करते हैं, तो आप ऐसा क्या स्पेशल करते हैं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, आपकी एनर्जी अच्छी रहे, कि एज अ सीईओ, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप अपने ग्रुप को और आगे ले जा सके? दोनों पार्टनर उठ के साथ में स्विमिंग करते हैं। क्या बात है, क्या तो आप एकदम जय वीरू की जोड़ी टाइप लग रहे हैं। दोनों पार्टनर उठ के सुबह सुबह स्विमिंग में जाते हैं और इतनी एक्साइटेड है आप दोनों अभी भी। तो मैं तो इतना खुश हूं कि बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज हमने लिए, लेकिन ये इंटरव्यू देख के लोगों को बहुत मजा आने वाला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि स्विमिंग इनकी सफलता का राज है, स्विमिंग इनकी फिटनेस का राज है, स्विमिंग इनकी एनर्जी का राज है। सर, रियल स्टेट की फील्ड में अगर मैं आपसे कहूं कि वो मंत्र, सफलता का मंत्र क्या है, सक्सेस मंत्र क्या है, तो आपके एक्सपीरियंस से आप क्या बता? रियल एस्टेट में जो रेरा बोलता है ना, रेरा कुछ नहीं है। रेरा जब आया ना सर, तब भी हमको एक रुपया का डर नहीं था रेरा का। ओके। क्योंकि रेरा का जो काम है ना, रेरा जो बोल रहा है ना, ऑलरेडी हम सालों से कर रहे हैं। पहले रेरा क्या बोलता है, गुजराती में बोलते थे आप कहो जो बोलो वो दो, बराबर। रेरा बोल रहा है कि आप जो भी कमिटमेंट करो वो दो, तो हम कमिटमेंट से ज्यादा दे रहे हैं। दूसरा, जितने टाइम में बोलो इतने टाइम में दो, तो टाइम सर ही देने का, हमेशा कभी डिले नहीं करने का। राइट। मेरा दूसरा क्या बोलता है कि भाई आप फंड फ्लो है जो जिस प्रोजेक्ट का फंड है इसमें यूज करो, तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो रेरा जो बोल रहा है, रेरा ने जो अभी बात बोला वो हमने शुरू से किया है। शुरुआती वहां से किया था, भाई आप जो भी बोलो इससे थोड़ा ज्यादा दो, बेस्ट क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन दो। मैं हमारी टीम को, मैं साइट पे हर रोज जाता हूँ, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर भी जा रहा हूँ, तो जाके हम क्या कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप कम मटेरियल यूज करो, आप ऐसा करो, स्टाफ को हम सूचना देते भाई आप देख, तू खुद घर रह रहा है, तू जो देख वो तू देख अभी से, बराबर। आप खुद। और हम एक नई चीज बताऊं, हम ऑडिट डिपार्टमेंट चलाते हैं, हम ये 2 इंजीनियर रखते हैं और एक साइट पे अलग अलग जाते हैं, ऑडिट करते हैं, जो काम हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं, होने के बाद भी इसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो मतलब में फर्स्ट चीज यही है कि क्वालिटी डिलीवरी, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, इन टाइम डिलीवरी, पर 2 ही चीज चाहिए कस्टमर, और कुछ नहीं चाहिए। जो बोलो इससे अच्छा प्रोजेक्ट बना के दो और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दो। कस्टमर को व्हाट दे नीड, इसको घर लेना है ना, इसको मजा आना चाहिए घर लेने के बाद। आपको एक्सपीरियंस होगा, जो आदमी घर लेता है ना, बहुत इसको इसमें एक रोमांच अलग होता है। इसको फील तो होना चाहिए ना लेने के बाद। बहुत सही बात सर, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। ये हमारी एक इमेज ऐसी हो गई है कि हमारी कंपनी का नाम है रघुवीर। जैसे हम बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, वाहियात बात कभी नहीं बोलते हैं। जो देते हैं वो करके ही देते हैं, जितना बोलते हैं इससे ज्यादा करके देते हैं। ये एक इमेज हमारी बहुत अच्छी हो गई है। इससे क्या हर एक आदमी का भरोसा रहता है कि भाई ये जो बोलेगा वो इससे ज्यादा देगा, तो ये हमको बहुत बड़ा फायदा कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सब ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी इतनी सिंपल तरीके से, कि रेरा हो चाहे जितने भी लॉ आए हो वो तो अब आए हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कमिटेड है अपने कस्टमर को अच्छा देने के लिए, अगर आप 2 रुपए की चीज बनाते हैं और 2 रुपए लेते तो 4 रुपए का वैल्यू दीजिए। अगर आप ज्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे तो आपका कस्टमर हमेशा खुश रहेगा, आपसे जुड़ा रहेगा। सो इतना बड़ा इन्होंने सक्सेस मंत्र बता दिया कि जो आप बोल रहे हैं वो करिए,
जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने प्रॉमिस किया उससे अच्छा दीजिए, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपने प्रॉमिस किया, एमिनिटीज प्रॉमिस की उससे ज्यादा दीजिए। और ये वो कर रहे हैं, इसीलिए आज इनका इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि ये जो बोलते हैं वही करते हैं। इसीलिए इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स और इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जो आपने सुने, स्टार्टिंग में हमने बताया कि इतने बड़े बड़े अवार्ड्स इन्हें मिले, वो इसीलिए मिल पाए क्योंकि उन्होंने जब जब जो कमिटमेंट किया। मेरा अगला क्वेश्चन था कि रेरा का क्या इम्पैक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने आंसर सफलता के सूत्र में ही दे दिया कि रेरा का भाई हमको कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि हम तो पहले से रेरा के वो सब दे रहे थे जो रेरा में लिखा है। अब जो रेरा में लिखा है अगर वो कोई पहले से तो उसे किस बात का डर। सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर टीम को बहुत पावरफुल एक टूल माना जाता है रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए। आपने इतनी बड़ी टीम मेंटेन रखी, इतने सालों से काम किया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपको टीम को मैनेज करने का क्या फॉर्मूला रहा आपका, कि कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रखते थे, इंस्पायर रखते थे कि इतने प्रोजेक्ट समय पे, क्योंकि समय पे डिलीवरी देना रियल एस्टेट में ये कोई जोक नहीं है, बहुत कम लोग। और ये जो क्वालिटी ऑडिट की भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो भी एक बहुत यूनिक सिस्टम था कि आपके चलने वाले प्रोजेक्ट में भी क्वालिटी ऑडिट चलते रहे। और एज अ सीए का ये ब्रेन मैं समझ गया सर कि इतनी होशियारी से आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके पीछे कहां से आया ब्रेन। लेकिन अब मुझे बताइए टीम को इंस्पायर कैसे रखते हैं, टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? टीम को मोटिवेट करने के सबसे पहले चाहिए ट्रस्ट। हम जिसके साथ करते हैं, हमारे एक हमने वो बनाया हुआ है रूल कि हमारे साथ जो आदमी करता है, जो भी बंदा है, सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा एम्प्लॉई है, हम कभी किसी को सामने से कभी छोड़ते नहीं। बहुत बढ़िया। 2008 का ग्लोबल रिसेशन आ गया, कोरोना आ गया, बराबर कुछ भी आ गया, जीएसटी आ गया, रेरा आ गया, मैंने अभी तक कभी हमारे एम्प्लॉइज को एक बार भी नहीं बोला है कि तू हमारे पास काम नहीं है, तू सर्विस छोड़ दो। और कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो जब हमने कंपनी चालू किया तब से एक ही कॉन्ट्रैक्टर है जो जिसने हमारा 50% से ज्यादा काम किया है। तो जो ट्रस्टवर्दीनेस है ना, इसको भी लगना चाहिए। बोला सर ने बोला ना, घर तो हमारा एम्प्लॉय है ना, इसको घर की तरह रखते हैं। तुम्हें देख तेरा घर ही है और तेरे को घर की तरह काम करना है, तो सब लोग कर रहे हैं आराम से। उसमें भी क्या ऑनरशिप की भावना होती है, उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। वो ऐसा समझता है कि रघुवीर एक मेरी कंपनी है, हमारा ही परिवार है, तो परिवार मान के सब लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आपको ये दो सेंटेंस भले ही, पर ये अपने आप में कोर्स एक यूनिवर्सिटी है। एक तो ट्रस्ट बनाइए, जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो आपके लोगों को ट्रस्ट होता है आपके विजन पे। दूसरा, उन्हें घर के जैसे रखिए, यानी उन्हें बोलिए कि आप जो बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं। कल हो सकता है आप ही हमारी फ्लैट को खरीद ले, तो आपको अपना घर तो अच्छा बनाना ही है। तो ये सब जब फ्रीडम ओनर देते हैं तो ओनरशिप की फीलिंग आती है, और जब ओनरशिप की फीलिंग आती है तो व्यक्ति ऐसा मानता है कि रघुवीर ये इनकी नहीं, मेरी कंपनी है। और इस वजह से आज इनकी टीम इनके साथ इतने साल, और जो इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि आज तक इन्होंने कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी टीम के एक भी मेंबर को नहीं निकाला जब तक उनसे कोई गलतियां ना हुई हो। तो इतना बड़ा दिल रख के कंपनी चलाना, इतने लोगों को चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा इतने अच्छे और डीप आंसर्स के लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तो आपने रेरा का इम्पैक्ट बता दिया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी आए। कोरोना आया, ऐसा कहा गया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 1.5-2 साल बहुत फर्क पड़ा, फिर नोटबंदी, फिर जीएसटी, साथ में रेरा भी। तो ये सब का आपको क्या लगता है, कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या निगेटिव हुआ, कैसा हुआ कंपनियों के? बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ। मान लो कि जब डिमोनेटाइजेशन आया तब शुरू में पॉजिटिव हुआ, थोड़े दिन बाद में नेगेटिव हुआ। बराबर है। कोरोना आया तो तब तो सबका माइंड ही बंद हो गया था कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा। तब एक ही काम करने का है, इंटीग्रिटी। आपका जो नीतिमत्ता है वो कभी नहीं भूलने का। देखो हमने कोरोना आया तो कभी ये नहीं सोचा था कि भाई चलो बैंक वालों को पैसा नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे। ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। कभी देखो इसमें रास्ता करना है, सबको साथ लेके, बैंकर को साथ लेके, सप्लायर को साथ लेके, सबको साथ लिया, सबने कोऑपरेशन दिया। और बेसिक वही है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन है सही करना तो आपका गॉड रास्ता भी सही दिखाता है। अगर आपका इंटेंशन ही खराब है कि भाई बैंक को नहीं देना है, इसको नहीं देना है, तो आप सोचेंगे क्या सुबह में उठ के नेगेटिव नहीं देने की बात सोचेंगे? तो वो हम कभी नहीं सोचते, हम ऑलवेज पॉजिटिव। देखो हमारा काम है बैंकर को साथ में रखने का, सप्लायर को साथ में रखने का। तो आज तक सभी ने हमको कोऑपरेशन दिया। ये कोरोना आया, कुछ भी आया, बराबर है, हम सही सलामत बाहर निकल जाते आराम से। पर फर्स्ट थिंग ऐसा है कि हमारा इंटेंशन हम कभी नहीं बिगाड़ते, कोई किसी को लेके नहीं देने का, वो बात नहीं है। इंटीग्रिटी इज ऑलवेज देयर। राइट। चलिए, बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात आपने बताई कि आपकी इंटीग्रिटी की वजह से हमेशा ये फीलिंग कि हमें कभी किसी का पैसा रोकना नहीं है, फ्लो को चलने देना है, इस वजह से बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आपने सामना कर लिया। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बिल्डर या डेवलपर अभी शुरुआत करता है
तो उसे क्या आप 2-3 एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो इस कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डिंग लाइन में ग्रो करना चाहे तो क्या चीजों का ध्यान रखें? इसके लिए तो एक ही मैसेज है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी लाइन ही ऐसी है कि पेशेंस की लाइन है। पहले कोई भी आदमी प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि वो रोज उसके सामने देखेगा तो प्रॉपर्टी उनको खा जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी को उसके वक्त पे जो वो देखेगा ना तो प्रॉपर्टी उनको मालामाल कर देगी। एक तो पेशेंस रखना है। दूसरे नंबर में बड़े एकदम छोटे मतलब कि आगे बढ़ेगा ना धीरे धीरे से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही। तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर किसी व्यक्ति को ग्रो करना है एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, और इनके 27 साल के एक्सपीरियंस से सीखना है, तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना सीखना है, धैर्य के साथ काम करना है, बहुत घाई नहीं करनी है। और जैसे कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में अच्छा है, वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छे है। तो रोज प्रॉपर्टी का एक ही रूल है सर, अपने आप बिकती है, अपने से नहीं बिकती है। अपन आप कितना भी कर लो, नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, जब बिकती है तो अपने आप बिक जाती है। क्या बात कही आपने कि प्रॉपर्टी का एक रूल है कि अपने आप बिकती है, जब आप बहुत कोशिश कर लो कभी कभी। आप कितना भी बेचने के लिए मेहनत करो, काफी बार नहीं बिकेगी, जो तेजी आती है तो अपने आप बिक जाती है। सही कहा आपने, सही कहा। इसीलिए तो हमें ये इंटरव्यू इतना पसंद आ रहा है। सर चलिए आगे बढ़ते, एक पर्सनल स्टोरी हम जानना चाहेंगे। 27 साल में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस स्टोरी ने आपके काम करने के तरीके को बदल दिया, कभी किसी क्लाइंट के साथ, कभी किसी रियल एस्टेट डील में, या कभी बचपन से लेके अभी तक की कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप दोनों की लाइफ में घटित हुई हो जिससे आपको लगता है जिसने आपको बहुत मदद किया, या कभी आपने वो स्टोरी देखी हो, पढ़ी हो, हमें नहीं पता, पर एक स्टोरी जो आपकी जिंदगी के बहुत करीब हो, एक कहानी हम जानना चाहिए। स्टोरी में तो वही है, मैंने बताया ना, हमको तो खास यही है कि भाई हम एक ही सूत्र बनाया है, दिन रात हार्डवर्क करने का। बराबर। हाँ, हार्डवर्क इन एनी कंडीशन, कुछ भी है, अच्छा है या खराब है, डे नाइट मेहनत करने का एक ही चीज रखा है हमने। कुछ भी है, मान लो कि भाई स्टोरी में तो क्या है, तेजी मंदी, ये रियल एस्टेट का ग्राफ आप बनाओ ना, आप तो ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट होंगे, पीएचडी है। तो रियल एस्टेट का ग्राफ जो बनता है ना, वो शेयर बाजार तरह नहीं बनता है ऐसे 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 ऐसे। कैसे बनता है? स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होता है, फिर अप होता है, फिर अप होता है, स्टेबल होता है, फिर अप होता है, स्टेबल होता है। तो वो तो हमारी लाइफ में 3-4 बार आ गए। स्टेबल हो गया तब क्या करने का, मेजोरिटी लोग क्या कर लेते हैं, स्टेबल होता है तब बोलते हैं कभी कोई नया धंधा ढूंढ लेते हैं। राइट। और तेजी होती है तो काफी लोग अंदर घुस जाते हैं। तो हमने एक पकड़ के रखा है, स्टेबल है, अपनी लाइन जो है ना, ये अपनी माँ है। रियल एस्टेट हम ऐसा बोलते हैं कि अपनी लाइन अपनी माँ है, माँ को छोड़ के दूसरे की माँ को प्रेम नहीं करने का कभी। क्या बात कही सर आपने, बहुत बड़ी बात कह दी कि जो भी आदमी बिजनेस को लव करेगा ना तो उसको एक उसका परिणाम मिलता ही है। सही कहा आपने, सही कहा। ये स्टोरी से भी बढ़कर है। सूरत में देखो 2006 से अभी तक थोड़ा डाउन ट्रेंड ही बचा रहा है, फिर भी हम इसमें टिके आराम से स्टेबल है। सही। जब भी स्टोरी में यही है कि जब भी आपका अनस्टेबिलिटी आती है तब आपको कैसे स्टेबल रहने का। एक्चुअल में क्या है, जैसे बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट बनती है। तो बिजनेस में भी ऐसा होता है, तेजी और मंदी आती है, लेकिन तेजी आती है तो मतलब बहुत उछल कूद नहीं करना है, और मंदी में घबराना नहीं है। मंदी में जैसे एग्जाम आती है चौकन्ना हो जाता है, ऐसे हमको चौकन्ना हो जाना है, क्वालिटी कॉन्शियस हो जाना है, तो अपने आप समय पसार हो जाएगा। क्या बात सर, गुजराती वर्ल्ड लीडर्स क्यों होते हैं और इतना बिजनेस क्यों बढ़ाते हैं, ये आपके बातों से समझ में आ रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी कि तेजी में ज्यादा उछलना नहीं है और मंदी में ज्यादा घबराना नहीं है। रियल एस्टेट के मार्केट में स्टेबल और ग्रोथ के फेज तो आएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। और उससे भी बड़ी बात कि आपका धंधा, आपका बिजनेस आपकी माँ की तरह है। अब अगर माँ डांट दे या कभी घर से भगा भी दे तो आप माँ को तो नहीं छोड़ सकते, तो आप अपने बिजनेस को बार बार तेजी मंदी देख के कैसे बदल सकते हैं। इतनी बड़ी बात कहने के लिए और लोगों तक इतनी प्रैक्टिकल चीजों को लाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते, जस्ट पूछना चाहूंगा, वैसे तो आप सीए, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड, लेकिन कोई ऐसी किताब जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो लाइफ में, ऐसी 2 से 3 किताबें जिसको आपको लगता है कि वो पढ़ने के बाद आपका सोचने का, काम करने के तरीके में बहुत फर्क आए, तो ऐसी कोई किताब अगर आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे। किताब तो खास में नहीं पढ़ता हूँ, बहुत कम किताब पढ़ता हूँ। ओके। ये लोगों को देखता हूँ। क्या बात है। जो लोग काम कर रहे हैं ना, इसको देखते हैं। मान लोडा है तो लोडा किस तरह काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप है, तो अपना बेंगलोर का एक ग्रुप है ना, क्या नाम है, प्रेस्टीज है, इसका देखते हैं। शोभा ये शोभा है, शोभा है, वो सब हम देखते हैं।
इसको रोल मॉडल बना के काम कर दे, ये लोग जो काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात कही आप। और सर हम इन तीनों के फॉलोअप में है, लोढ़ा, शोभा और प्रेस्टीज के भी इंटरव्यूज आपको हमारे चैनल पे जरूर देखने मिलेंगे। राइट। कोई भी सफल आदमी के पीछे उनका रहस्य होता है, उनको फॉलो करने से हमको तो सफलता मिलती ही मिलती है, वो अच्छी बात है। और यही ऐसी 50 इंस्पिरेशनल स्टोरी सर आपको हमारी किताब में भी बहुत जल्दी मिलेगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब कुछ रियल एस्टेट के कोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर मैं बात करूं मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का क्या रोल है एक रियल एस्टेट कंपनी में आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मार्केटिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी जैसे कोई बिजनेस करना हो तो 4M की थियरी आती है, मैन, मनी, मार्केट और मशीनरी। मानो पर हमारे मेन पावर एक तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, और मार्केटिंग जो स्ट्रांग नहीं होगी तो ये गाड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचती है। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे हमको भरोसा दिलाना पड़ता है, जो भी हम मानो के काम कर रहे हैं उसमें सामने वाले का विश्वास संपन्न करना पड़ता है, तो ही हमारा काम चलेगा। तो इसके लिए हम आफ्टर सेल सर्विस चलाते हैं, कस्टमर केयर सेंटर चलाते हैं। तो ये सब हमको करना इसलिए जरूरी रहता है कि क्योंकि हम बाहर मानो के एडवर्टाइज करके करोड़ों रुपया खर्च कर देवे, इसके पीछे हम कस्टमर के पीछे 50 लाख रुपया आफ्टर सेल सर्विस में खर्च करें, तो उससे क्या है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है और वही हमारा कस्टमर बन जाता है। क्या बात कही आपने। तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को आपने इतने प्यार से मिक्स कर दिया कि भाई मार्केटिंग अच्छी करनी है तो कस्टमर पे थोड़ा खर्चा कर दो, अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रखो, वो ही अपने को बुकिंग देगा, तो बाकी बाहर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं होगा। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते। सेल्स को ऐसा माना गया बैकबोन है, जैसे हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड बहुत जरूरी है, वैसे एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स बहुत जरूरी है। तो आपका जो सेल्स का मॉडल है वो कैसा होता है? मैं 3 ऑप्शन बताऊंगा। एक, क्या आपके एम्प्लॉय आपके लिए सेल करते हैं? क्या आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं? कि मिक्स हाइब्रिड मॉडल है जिसमें एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर मिलके सेल्स आपके लिए करते हैं? तो जनरली हमारी कंपनी में तो हम खुद सेल्स करते हैं। अच्छा। जनरल बिल्डरों में क्या होता है कि उसका एम्प्लॉय सेल्स करता है, तो डायरेक्ट कस्टमर से हम फेस टू फेस जब तक नहीं मिलते तो कस्टमर को संतोष नहीं होता है। जैसे बिल्डर की इमेज तो कई लोगों में ऐसी है कि बिल्डर मिलता ही नहीं है, बिल्डर तो ये जो बोलेगा वो करेगा नहीं। तो डायरेक्ट कस्टमर हमसे मिलता है, हमसे डायरेक्ट डील करता है, तो उसको 50% पे ऐसे संतुष्टि हो जाती है कि मैं बिल्डर से डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। तो हम डायरेक्ट ये प्राधान्य दे रहे हैं। और हमारे सेल्स टीम भी है, सेल्स टीम भी काम कर रही है, लेकिन हर एक कस्टमर को चंदू भाई फर्क कंपल्सरी मिलेंगे। जो भी कस्टमर है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे एम्प्लॉय को मिल के वो चला जाएगा, कंपल्सरी चंदू भाई मिलेंगे। इसको बेसिक एम्प्लॉय तैयार कर देते हैं, फिर फाइनल में हम मिलते ही है। क्या बात है। हमारी ब्रोकर्स भी काफी है, मतलब मॉडल तो मिक्स ही है, ब्रोकर है, सेल्स टीम है, खुद कर रहे हैं, लेकिन हेड जो इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो चंदू भाई है, और वो हर एक कस्टमर को एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया चंदू भाई, मैं दाद देना चाहूंगा। कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस एफर्ट का भी दाद देना चाहूंगा। और देखिए दोस्तों, समझिए, आप हमारे बहुत सारे इंटरव्यू देख चुके हैं। हर सिटी में टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी के हिसाब से मार्केट डिफर करता है। अगर आप टियर 2 और टियर 3 सिटी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि आपको कस्टमर के साथ मिलते रहना पड़ेगा। आपके पास सेल्स टीम हो चाहे चैनल पार्टनर्स हो, ठीक है, लेकिन एक इंटरेक्शन अगर आपका भी एज अ बिल्डर, या देखिए यही तो पावर है, पावर ऑफ 2। एक व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है अपने डोमेन में तो कंपनी में वो संभालते हैं, एक व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है मार्केटिंग डोमेन में, वो संभालते हैं, और इससे बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बने रहने से कस्टमर लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहता है, और यही है फायदा। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके पार्टनर्स ऐसे हो जिनके पास एक स्पेशल स्किल हो, जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैंडल कर सकती जो आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। पर वैसे भी एक आदमी कितने काम कर सकता है, तो 2 इतने अच्छे पार्टनर्स हो तो रियल एस्टेट की कंपनी कहां तक पहुंच सकती है, वो स्टोरी अब आप देख ही रहे। चलिए आगे बढ़ते। सर, मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो टॉप के 2-5 लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे आप दोनों हैं। तो एक मैनेजमेंट का रोल रियल एस्टेट में कितना इंपॉर्टेंट है आपको लगता है? बहुत ही है, वेरी गुड, वेरी। मैनेजमेंट का तो इतना इंपॉर्टेंट है, मेन डिसीजन मेकिंग है। राइट। आपको मैनेजमेंट में शॉर्ट फर्स्ट तो डिसीजन मेकिंग है, कब प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, कितना लॉन्च करने का, क्या करने का, कितना फाइनेंस लेने का, कितना डेट लेने का, ये जो मेजर जो डिसीजन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक बार आपने एक बड़ा गलत डिसीजन लिया तो आपका कम से कम 3-4 साल ऐसे ही बिगड़ जाएगा, और एक सही ले लिया तो आपका 3-4 साल सुधर जाएगा। मैनेजमेंट में मेन है पहले तो फर्स्ट डिसीजन मेकिंग, कब क्या करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, सपोज आप शर्ट लेने जाओ, आपने ले लिया, पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, फेंक देंगे, दूसरा ले लेंगे। रियल एस्टेट एक ही ऐसी चीज है कि आप इसमें से आप पीछे नहीं हट सकते हो। आपने एक लैंड ले लिया तो ले लिया, फिर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट, राइट देखना पड़ता है, वहाँ पे मार्केट कैसा चलेगा, ये सब काफी चीज देखनी पड़ती है। राइट गलत आप डिसीजन ले लो तो रियल एस्टेट में ऐसा है, मैं बोलता हूँ एक गलत डिसीजन लिया आपको 5 साल की पेनल्टी होगी, 5 साल आपको इसको संभालना है। और हम तो एक प्रोजेक्ट करते हैं ना बिल्डर, तो डेवलपर तो एक प्रोजेक्ट को बच्चे की तरह, जैसे वो 18 साल का बच्चा होता है तब तो देखना पड़ता है ना, तो हमारा यही पोजीशन है। हमने एक प्रोजेक्ट किया तो 3-4 साल तो कंस्ट्रक्शन में हो जाता है, इसको इसके बाद 3-4-5 साल तो अभी रेरा ने बोल दिया 5 साल डिफेक्ट लाइबिलिटी है, तो 10 साल तो हमारा बच्चा है, तो 10 साल तो इसको संभालना ही संभालना है। सही बात है, वही है कब क्या करने का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके हिसाब से आपको दूसरा है कैश फ्लो मैनेजमेंट। बाकी भी इंडस्ट्रीज और इसमें काफी फर्क है। इंडस्ट्रीज में क्या है, आप कोई भी बिजनेस करते हो एक साइकिल होता है फिक्स, आपने माल बनाया, मटेरियल लिया, 10 दिन में मटेरियल आया, 10 दिन बनने में लगा, 10 दिन पड़ा रहा और 10 दिन में बेच दिया, 40 दिन का साइकिल। तो रियल एस्टेट का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका साइकिल का कोई फिक्स नहीं है। आपने एक प्रोजेक्ट किया, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट 100% परफेक्टली कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट 300 फ्लैट का है तो 3 साल में बिक ही जाएगा, वो प्रेडिक्ट करना बहुत दिक्कत है। सही बात है, एकदम सही बात है। बहुत लंबी है, साइकिल लंबी है, बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल का प्रोजेक्ट चलता तो 3 साल में 1-2 बार तेजी मंदी आ जाती है। राइट, तेजी आ गई है तब आपने गलत डिसीजन ले लिया, तुरंत मंदी आती है। तो वो सब जो इसका डिसीजन लेने में बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोई कैसे इसको प्रिडिक्ट करने का। राइट सर, बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई, और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक एक आंसर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे लिखते हैं, समझते और इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भारत के किसी भी देश में, आप वर्ल्ड में कहीं से भी इंटरव्यू देख रहे हैं, आप अपने बिजनेस में 20-30% का तो आराम से ग्रोथ ला सकते हैं, जंप ला सकते हैं, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करें। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने बेस तो दिया, हमने कमिटमेंट भी कर दी, लेकिन अब उसे एग्जीक्यूट करके समय पे बनाना, जो आपने अभी कहा कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 300 फ्लैट कब बिकेंगे, लेकिन हाँ, हम ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 300 फ्लैट हम कितने समय में बनाएंगे। तो अपने ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए क्या कोई आप सॉफ्टवेयर, टूल, टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, या क्या स्पेशल चीजों का यूज करते हैं? नहीं, वो तो सब पूरी टेक्नोलॉजी यूज करते, पूरा हमारा टीम लगा हुआ है इस पे। ऑपरेशन में एक ही चीज है, आपको कीवर्ड दिखा दो, कीवर्ड्स रियल एस्टेट का। सही है, आपको हर हाल में, आप एक बार, हम बोलते हैं इसको बॉक्स कटिंग करो बिल्डिंग करने के लिए, वो खड्डा खोदते हैं ना, राइट। हर हाल में, कोई भी हाल में आपका काम नहीं रुकना चाहिए। राइट, बिल्डिंग एक बार चालू किया, इट हैज टू बी कंप्लीट। अगर आपने थोड़े दिन में घबरा गए, कोरोना आ गया, ये आ गया, डीमोनेटाइजेशन, काम रोक दिया, तो आप फंस जाएंगे। रियल एस्टेट का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, और नेगेटिव जो भी बोलो, आप कम लॉन्च करो, कभी करो, कुछ भी करो, एक बार काम चालू किया वो रुकना नहीं चाहिए इन एनी कंडीशन। क्या बात कही सर, क्या बात कही। ऑपरेशन जो मैनेज करना है वो करो, फाइनेंस मैनेज करो, कुछ भी करो, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, साइट पे काम रुकना नहीं चाहिए, ये इसका की पॉइंट है। अगर आप काम रुक गया आपका, तो आपका सारी चीज, आपका मैनेजमेंट पूरा, मान लो ना, पूरी साइकिल स्टॉप हो जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है तो एक ही चीज करना है, आपने काम चालू किया तो किया, इन एनी कंडीशन यू हैव टू, आपका काम चालू ही रहना चाहिए। सही कहा आपने। देखिए दोस्तों, समझिए कितनी बड़ी बात 2 लाइनों में सर ने कह दी कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन में कदम रखा है और साइट शुरू की है, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, साइट शुरू रहनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने ये वचन ले लिया, ये कमिटमेंट ले लिया, ये इतना गोल्डन रूल आपको बता दिया इन्होंने इतने कम समय में, और अगर आपका साइट चलता रहा तो आपका कमिटमेंट, आपका ट्रस्ट, आपका वर्ड्स मार्केट में बढ़ता रहेगा। चलिए सर, एक और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। वैसे तो आपने इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत बात की, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं कहूं कि कितना इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक रियल एस्टेट कंपनी में। कई लोग बोलते हैं बना दो, दे दो, बस खत्म, हमने प्रोडक्ट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, ये सही है, या फिर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होना चाहिए? आपको क्या लगता है कस्टमर रिलेशनशिप? कस्टमर के साथ तो परमानेंट एक संबंध बनाना पड़ता है। एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी एक कस्टमर आता है तो ये घर लेता है, तो वहाँ पे वो छोटा मोटा फंक्शन करेगा, उसके यहाँ 50-100 आदमी आएगा,
तो ये वहां से हमको कस्टमर मिलना चालू होता है। तो हम क्या है कि हमारा 10 साल पुराना कस्टमर है, तो भी उनके साथ हम रिलेशन रखते हैं, हम उसको गुड फेस में वो मैसेज देते हैं, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी जानकारी देते हैं। तो उनको नहीं लेना है तो उनके ग्रुप में लेना है, वो 50 आदमी को बात करेगा, तो इससे साइकिल बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको रियल एस्टेट की साइकिल कंटिन्यू चलानी है तो कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होइए, अपने कस्टमर को और जानिए, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, वो आपको रेफरेंस देगा, आपकी साइकिल चलती रहेगी। आगे बढ़ते सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ कि कई लोग ना इस पे ध्यान नहीं दे पाते कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई रोल है प्रोजेक्ट में। क्या लीगल ड्यू डिलिजेंस, हम लोग कहते हैं कि टाइटल क्लियरेंस लीगल, मैं ऐसा मानता हूं अभी तक की इतनी रिसर्च और इतने सारे लोगों से बात करके कि उन्होंने बहुत अलग अलग ओपिनियंस दी है। कई लोगों ने कहा कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर हमने रिसर्च या डेवलपमेंट पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और लीगल टाइटल क्लियरेंस पे ध्यान नहीं दिया तो कभी कभी पूरा पैसा अटक जाता है। आपका क्या व्यू है? लीगल में तो पहले ध्यान देने का, हमने तो एक रूल्स बनाया, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है, एकदम सिंपल। टाइटल की एडवोकेट तो बहुत सारे देखते हैं, पर हमने एक रूल बनाया है, गलत आदमी है और इसकी जगह सही है, मान लो इसकी लैंड प्रॉपर है, आदमी गलत है तो नहीं लेने की, लैंड गलत है आदमी सही है तो नहीं लेने की। इन शॉर्ट प्रॉपर आदमी, सही आदमी की सही लैंड लेने की। क्या बात कही सर, ये तो एकदम परफेक्ट फॉर्मूला आपने बता दिया कि आदमी गलत है, लैंड सही है तो भी नहीं लेने की, लैंड गलत है, आदमी सही है तो भी नहीं लेने की, लैंड सही है, जगह सही है, आदमी भी सही है तो ही लेने का सबसे बड़ी रिसर्च है। तो इसीलिए तो मैं हो जाएगा, सही बात का इशू नहीं आएगा। बहुत सही बात है, क्योंकि अगर आदमी सही है तो कुछ ना कुछ करके तो लैंड सही हो ही जाएगी, पर अगर आदमी गलत है और लैंड कितनी भी अच्छी हो, और सर ये तो मैंने भी इतने, आज हम 15 साल से रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इतनी कंपनी चला रहे, जितनी भी बार गलत हुआ, ये फॉर्मूले को अगर किसी ने ध्यान दे दिया तो गलती होने का चांस बहुत कम। तो सिंपल शब्दों में बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियों को भी फेल कर दिया सर आप दोनों ने आज। तो मतलब मैं JLL की रिसर्च बोलूं या मैं कितनी भी बड़ी फर्म्स हो जो रिसर्च करती है, किसी का भी, नाइट फ्रैंक को चाहे JLL, सब अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको चेक करना हो, जैसे पहले के लोग सूरज को देख के बता देते थे कितने बजे है, आपने तो एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया कि भाई रिसर्च करना हो तो ये सिंपल फॉर्मूला अपने पास रखना। बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती है आपको रियल एस्टेट में और क्या चैलेंजेस लगते हैं इस पूरे सेक्टर या फील्ड में? रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, जैसे आप लोगों ने रिसर्च किया है ना 2030 में ये हो जाएगा, 2040, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगला 25 साल तक तो इंडिया में रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सही कहा। 25 साल तक तो मेरे ख्याल से आराम से चलता रहेगी, क्योंकि जैसे हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव छोड़ के लोग सिटी में आ रहे हैं, छोटा फ्लैट छोड़ के लोग बड़े कम, जैसे जैसे देश का ग्रोथ हो रहा है ना, तो हाउसिंग सेक्टर 25 साल तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक ही चीज है, आपको यू हैव टू कंट्रोल योर डेट, आपको डेट कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। तो रियल एस्टेट जैसा कोई बिजनेस नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को भी, पर आदमी जब गलत काम करता है ना तभी दिक्कत आ जाता है। मैंने आपको बताया, लालच में आके गलत जगह ले लेना, लालच में आके एक प्रोजेक्ट की जगह पे 4 डाल देना, 4 चालू कर देना, यही सब रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है। बाकी ये सच आप इसका रूल फॉलो करो ना बिजनेस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बहुत बड़ी बात। देखो दोस्तों, सर ने कह दी कि लालच, बुरी मंशा या कुछ ऐसी चीजें अगर आपके मन में आ गई तो आपको अपॉर्चुनिटीज को भी आप तबाह कर देंगे। और अगर आप बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्टी से बिजनेस कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी से अगले 25-30 साल बहुत अपॉर्चुनिटी उसके बाद भी है। और रियल एस्टेट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है अगर आप इसे ऑनेस्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ, जेन्युइनिटी के साथ करते हैं। चलिए सर थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड कोचिंग को एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना गया हर इंडस्ट्री में, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि आप जब भी किसी को रिक्रूट करते हैं आपको उस फील्ड का कोई उस चीज को पढ़ा हुआ व्यक्ति मिलता नहीं है। तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 और टियर 1 में भी आपको क्या लगता है कि आगे रियल एस्टेट के फ्यूचर में ट्रेनिंग एंड कोचिंग का कितना रोल है? और अगर कोई डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिल जाए, मतलब जो रियल एस्टेट को जानता हो, जिसने प्रैक्टिकली काम भी किया हो, फंक्शंस को जानता हो और अच्छी तरीके से आपकी कंपनी में ट्रेनिंग चलती रहे, तो क्या इसका इम्पैक्ट कैसा होगा? बहुत वैल्यू है, बहुत। मैं तो साइट पे जाता हूँ तो रोज हमारे जो बंदे हैं ना, चंदू भाई के सामने सबको बोलता हूँ कि आप एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट चालू करो, क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकली, हम बोलते सोचते कुछ है, इंस्ट्रक्शन कुछ देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कुछ और चीज हो जाती है। जो हम वो राजीव गांधी बोलता था, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ तो 15 पहुंच रहा है, ऐसे ही हो रहा है मैनेजमेंट में कि भाई हम क्या सोच के प्लानिंग किया,
और क्या स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया और आप एट द रूट पे क्या पहुंचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वही होना चाहिए कि जो कंपनी है इसको हर एक आदमी को प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, प्रॉपर इसको इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन को बराबर समझना चाहिए। वो थोड़ा रियल एस्टेट में वैसा ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट है ना बहुत कम है, वो होना चाहिए। ऐसी कंपनी हो जानी चाहिए। आप जैसे डॉक्टर है ना, इसे लोग आगे आना चाहिए कि भाई इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे स्टाफ को। और दूसरा है रिसर्च में, यहाँ पे बहुत कमी है। सपोज मेरा कोई एरिया है सूरत का, इसमें मेरे को प्रोजेक्ट करना है, तो रिसर्च में मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कितना प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, कितना डिमांड है, ये सब डेटा जो चाहिए ना, वो डेटा कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी सब में डेटा मिल रहा है, रियल एस्टेट में बहुत लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, डेटा नहीं है। सही है। आपको प्रोजेक्ट करना है तो जैसे वो अंधे कूदना है ना, सागर में ऐसे कूदना है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसमें कितना प्रोजेक्ट आ रहा है, कितना नहीं है। रिसर्च में ये तो चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो जिसको यूज करना है वो यूज कर पाके, तो क्या होगा। अभी क्या हो रहा है, किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रघुवीर ने प्रोजेक्ट किया तो दूसरा आके 2 चालू कर देता है। अगर सही इन्फॉर्मेशन होगा लोगों के पास कि भाई इतना स्टॉक है, इतना नया प्रोजेक्ट आ गए है, अभी नया नहीं लाना चाहिए, ये कोई रिसर्च सूरत में तो बिल्कुल नहीं है। राइट, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल से, वैसे तो मैं 15 साल से ट्रेनिंग एंड कोचिंग में हूँ, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारी एक इंटीरियर कंस्ट्रक्शन कंपनी अर्थ इंटीरियर, जिसमें आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर 250 लेबर्स काम करते हैं। हमारी एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है, 2000 से ज्यादा फ्लैट हम लोग पूरे नागपुर प्रमोट करें। और एक रियल एस्टेट की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कंपनी है, विन विन ट्रेनिंग के नाम से, जिसमें बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी को ट्रेनिंग एंड कोचिंग देते हैं। और पिछले 4 से 5 साल में हमने जितने लोगों के साथ, हम बहुत लोगों के साथ काम नहीं करते, हम लिमिटेड लोगों के साथ काम करके रिजल्ट देने पे बिलीव करते हैं, और उनको कम से कम 70% से लेकर 400% तक के अलग अलग रिजल्ट्स मिले हैं। तो यही हमारा लक्ष्य है कि एक अच्छी लेवल की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल ट्रेनिंग रियल एस्टेट के सेक्शन में, इस सेक्टर में दी जाए। और उसी प्रयास को और मजबूत करने के लिए हम आपके जैसे 50 ऐसे रियल सुपर हीरो से बात कर रहे हैं, जिन्होंने सच में 30 साल, सर हमने ऐसे ऐसे इंटरव्यू लिए, 60 साल से कंपनी चल रही है, किसी ने 18 साल में ज्वाइन किया और 58 में रिटायरमेंट उसी कंपनी से लिया। तो जब ऐसे लोगों से बात करते हैं तो इतने प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि आज इस ब्रेन के अंदर कितने सीईओज के आइडियाज है, ये शायद आपको और 2-3 महीने बाद जब हम बुक लॉन्च करेंगे तो ये सब मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर आखिरी सवाल की तरफ, कि एक मार्केटिंग एजेंसी, अभी धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहा है भारत में कि रियल एस्टेट सेलिंग के लोग, एडवाइजर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, ये बढ़ रही है। इनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, एक एडवाइजर हो, चाहे एजेंट हो, चाहे एक मार्केटिंग एजेंसी का ओनर हो, इनको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? मार्केटिंग में तो खास करके ये है कि अच्छी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रिटर्न भी अच्छा देता है। आजकल क्या, जैसे सीनियर सिटीजन लोग हो गए हैं तो वो भाड़े की इनकम की सोचने लगे हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई कंपनी को भाड़े लगवा देते हैं, फिर प्रॉपर्टी उनके हाथ में रहती है और भाड़ा नियमित मिलता है तो उनको श्योरिटी मिलता है। इस टाइप का हर एक अलग अलग एंगल से सोचेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, मार्केटिंग एजेंट को खास क्या देखना चाहिए, मैं बताता हूँ। मार्केटिंग एजेंसी में इसमें एक ही चीज चलती है, कौन बिल्डर ज्यादा ब्रोकरेज दे रहा है, वो नहीं देखना चाहिए। इसको सही काम करना है तो एक ही चीज करना चाहिए कि सही आदमी को सही चीज दिलानी चाहिए, सही, किसी को गलत चीज नहीं दिलानी का। अपना लालच में आके मार्केटिंग एजेंसी में एक ही चीज, इसको लंबा धंधा करना है, परमानेंट बिजनेस करना है, तो इसको भी इंटीग्रिटी से काम करना पड़ेगा कि भाई देखो, मैं एक मार्केटिंग एजेंट हूँ, मेरा कस्टमर को जो चीज चाहिए कोई दिलाने का। काफी लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर को चाहिए कोई रघुवीर का प्रोजेक्ट, मतलब जाके दिला देते हैं लोढ़ा के प्रोजेक्ट, कोई खुद का 1-2% के लिए, वो नहीं करना चाहिए। इसको क्या है, जेन्युइन आदमी ढूंढ के, जेन्युइन आदमी को जो जरूरियात है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक जो काम करेगा तो इसका परमानेंट काम चलेगा। क्या बड़ी बात कह दी सर आपने, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी एज एन एडवाइजर, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो इनिशियल डेज में एटलीस्ट, और लॉन्ग टर्म भी अगर आपका ये प्लान हो तो बहुत अच्छा है कि कभी हो सकता है आपको
0.5%, 1% कम मिले, लेकिन ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दीजिए जो वो चाहता है, ना कि जो आप उसे देना चाहते हैं क्योंकि आपको थोड़ा पैसा ज्यादा बच रहा है। अगर आप ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट देंगे, लॉन्ग टर्म लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, तो 110% आपकी एजेंसी आपके सिटी में, आपके स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सर, मैं तहे दिल से मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद देना चाहती है, आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहती है। कितने अच्छे आंसर्स, इतने अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए। दोस्तों, ये एक इंटरव्यू 2 साल के कोर्स के बराबर है, इसे बार बार देखिए, समझिए। इतना प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, इतने प्रैक्टिकल लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। इनके इतने बिजी शेड्यूल में से इन्होंने समय निकाला, हमें समय दिया, उसके लिए तहे दिल से मेरी पूरी कंपनी, मेरी टीम आपका और आपकी टीम का धन्यवाद देती है। सर, थैंक यू सो मच। कोई आखिरी शब्द अगर आप कहना चाहें? नहीं, आप, हम भी आपका रघुवीर ग्रुप की ओर से आपको धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमको मौका दिया बोलने का, और हमको इतनी अच्छी तरीके से हमारा भी आपने मार्केटिंग कर लिया, इसके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।